आम आदमी पार्टी एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के जो कि 70 साल से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में जब लागू हो गया और उसमें जो चीज़ें लिखी गई थी, देश कैसा चलेगा, किस तरीके से चलेगा और देश के अंदर लोगों की किस तरीके से लोगों की जो बुनियादी हकूक़ हैं वो किस तरीके से मिलने चाहिए और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो 70 साल में वो एक किस्म के वो किताब में ही लिखे रह गए। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और सबसे बुनियादी चीज़ थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं, एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कि देश के नौजवानों को, देश के लोगों को, देश के आम आदमी को, बल्कि जो एक जनरल आदमी है उसको किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो पहुँचाए जाएँ। तो ये सारी एक मूवमेंट शुरू हो गई। आपको पता है अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट शुरू करी थी अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि देश के अंदर करप्शन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और एक लोकपाल बिल लाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट होगी। उस मूवमेंट से ही एक पार्टी उभरी, उस पार्टी का नाम बना आम आदमी। हकूक़ क्या हैं और आम आदमी पार्टी के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जगह है, तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखे हुए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। और आम आदमी पार्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये जो एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए, ये सरकारी होनी चाहिए। हमारा स्वस्थ तंत्र जो है, हेल्थ फैसिलिटी जो है सरकारी होनी चाहिए, बुनियादी चीज़ें जो हैं। और कोई भी देश तरक्की तभी करता है कि जब उसकी दो चीज़ें, बल्कि हमारे देश के किसी भी देश के रिसोर्सेज होते हैं जिसको बोलते हैं संसाधन। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, उसमें आता है आपके पानी, उसके आता है ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हवा, ये सूर्य की लाइट, ये सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं। और उसमें सबसे जो बड़े नेचुरल रिसोर्सेज में आता है वो सबसे जो कि जो नेचर द्वारा बनाया गया हर चीज़ में एक चीज़ आती है जो हमारा इंसान। और इंसान भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। और सबसे बड़ा इसको जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, क्यों, मानव संसाधन। सबसे जो कोई भी कंट्री वो तभी तरक्की करती है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन करती है और ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करती है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसी होगी? ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन को हेल्दी रखना और उसको शिक्षित बनाना। जब तक दो चीज़ें नहीं होंगी तब तक किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मसलन जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, बट उसने किसके ऊपर काम किया? ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर काम किया। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बल्कि इंसानी जो शरीर है इसको कैसे विकसित करना है, उसने सबसे ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काम किया। एक हेल्दी इंसान, वो एक हेल्दी इंसान हेल्दी ब्रेन रखता है, और जो हेल्दी ब्रेन होगा वो उसके वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तैयार किए उसने, वो टेक्नोलॉजी उसके पास आ गई। उस टेक्नोलॉजी से उसने जापान को पूरे का पूरा परिवर्तन कर दिया और कोई रिसोर्सेज ना होने के बाद एक डेवलप्ड कंट्री बन गया। तो इसी को सामने रखते हुए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने मेन फोकस किया कि हमने ह्यूमन रिसोर्सेज की जब डेवलपमेंट हो जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट हो जाएगी, सारे झगड़े, जात के झगड़े खत्म हो जाएंगे, धर्म के झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इंसान इंसान की बात करेगा, क्योंकि इंसान जब पढ़ा लिखा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। और इसलिए इन सारी चीज़ों को, झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ना, कि झगड़ों की तरफ हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था के ऊपर लोगों का ध्यान ना जाए, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने जो एक प्रोग्राम लाया कि वो सभी के लिए बराबर एजुकेशन, सभी के लिए बराबर हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सभी के लिए हों। जब केजरीवाल साहब IRS थे ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में वो ऑफिसर बने, UPSC देके, वो जब इनकम टैक्स डिप्टी कमिश्नर थे दिल्ली के, उन्होंने देखा कि मेरी कुर्सी से कुछ किया हुआ काम जनता का भला नहीं कर सकता। उन्होंने छुट्टी ले ली। किस लिए ली? कि मैं जनता में जाके जनता का काम करूँगा। और केजरीवाल साहब की देन हिंदुस्तान को अन्ना आंदोलन से पहले वो ज़रूर बताऊँगा मैं। सबसे पहले जो BPL को जो राशन मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की देन है, शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। दूसरी, जो RTI कानून बना हिंदुस्तान का, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में केजरीवाल साहब एक मेंबर थे। कब? जब उन्होंने विदाउट पे छुट्टी ली, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स दिल्ली की पोस्ट से,
अगर वो बैठे रहते हज़ारों लाखों करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते थे। वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनकम टैक्स का डिप्टी कमिश्नर क्या क्या कर सकता है, लेकिन उन्होंने उन लोगों में जाके काम किया जिन लोगों को ज़रूरत थी। जब अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ तो कुछ ऐसे लोग चाहिए थे पूरे हिंदुस्तान से जिसकी आवाज़ दुनिया सुने, और उनमें एक बहुत बड़ा चेहरा था केजरीवाल साहब का, क्योंकि लोगों को पता था कि इन्होंने लोगों का काम किया है। अगर ये आवाज़ देंगे वो गरीब गुरबे लोग अपने घरों से उठ के ज़रूर आएंगे। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, खजूरिया साहब ने बताया लगभग 500 कुछ रियासतें थी। उन रियासतों के लोग हिंदुस्तान की यूनियन में क्यों जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे जम्मू कश्मीर आया, हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया, जबकि यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की थी। मुसलमानों ने कहा, कश्मीरियों ने कहा कि हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है, जबकि महाराजा जी तो कहते थे हमने आज़ाद कंट्री बनानी है। उसकी वजह ये थी कि संविधान में लिखा है आप हमें टैक्स दोगे, हम आपको वापसी में क्या देंगे। जैसे खजूरिया साहब ने कहा मुफ्त एजुकेशन मिलेगी, ये संविधान में लिखा है। और संविधान में क्यों लिखा है? क्योंकि हम सबके सब लोग टैक्स देते हैं। अगर कोई सोचता है कि टैक्स का पैसा सिर्फ इनकम टैक्स वाला देता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। हर आदमी वैट देता है, पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी देता है। अगर कोई यहाँ दारू पीने वाला है वो भी एक्साइज ड्यूटी देता होगा, ठीक है ना। टैक्स हर आदमी देता है, और इस टैक्स की एवज में हमें क्या मिलता है? देखने वाली बात यह है, आम जनता का टैक्स है। अगर सत्ता पक्ष उसमें कुछ करता है, कमीशन खाता है ठेकेदार से या किसी से। एक इंसिडेंट सुनाऊंगा। हमारी केजरीवाल साहब जी के साथ ना मीटिंग थी दिल्ली में 2018 में। उन्होंने जम्मू कश्मीर से कोई 125 या 150 लोग गए थे। उन्होंने हमारे साथ 3 ही बातें की, सभी की बातें सुनी, कौन क्या बोल रहा है, कैसे कह रहा है, सभी की बातें सुनी। 3 बातें की हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए फंड्स नहीं हैं। और क्यों नहीं है ये भी बोला। कहते हैं मेरे को 4 साल हो गए दिल्ली की सत्ता चलाते हुए, और 4 साल में मैंने 2,00,000 करोड़ का बजट दिया है। दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ का था, उन्होंने 60,000 करोड़ कर दिया। टैक्स लोगों ने दिया, कोई सरकार अपने घर से कोई पैसा नहीं लाती है, ठीक है। उन्होंने कहा अगर मैं जो सप्लायर है या ठेकेदार है उसे 2% कमीशन लेता तो मेरे पास आज 4,000 करोड़ होना था। और वो 4,000 करोड़ मैंने नहीं कमाया, मैंने कमीशन नहीं ली, और मैंने जनता का 2,00,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ बचा लिया। वो 30,000 करोड़ कहाँ गया जो सरकार ने बचाया? उससे क्या हुआ? लोगों की बिजली मुफ्त मिली, लोगों को पानी मुफ्त मिला, 26,000 कमरे बनाए गए नए, है ना, जो बेस्ट स्कूल है, जैसे GD गोयनका है, जोधामल स्कूल है। और कहाँ से बने? क्योंकि ईमानदार सरकार थी, उसने ईमानदारी से काम किया। लोगों की, औरतों को मुफ्त राइड दी गई। छोटे जो ऑटो वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, उनका टोकन फ्री किया गया। कहाँ से पैसा आया? किसी की जेब से नहीं निकाला किसी ने पैसा आप लोगों का था, आप ही लोगों पे इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आप लोग टैक्स देते हो। और हिंदुस्तान में जो संविधान में जो लिखा था वेलफेयर स्टेट, जनता का पैसा जनता पे खर्च करना है, ना कि मैंने 13,000 करोड़ का जहाज़ लेना है, 10 लाख का सूट डालना है, वो नहीं करना है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार चाहिए जिसका विजन क्लियर हो, जो दिल्ली में हुआ। और दिल्ली में क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार थी। जिस सरकार को 4 साल काम ही नहीं करने दिया गया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया, उसके बाद काम शुरू किया। और जो काम शुरू किया वो लोगों को पता है उससे क्या निकला। दुनिया के इतिहास में दिल्ली की सरकार इकलौती सरकार है जो 90% सीटें लेके जीती, और दूसरी बार दोबारा 90% लेके जीती है दुनिया के इतिहास में। इलेक्टेड सरकार जो होती है, जो लोग चुनते हैं। और हम लोगों ने देखा है वहाँ पर दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, लोग भाग भाग के आ रहे थे, हमने आम आदमी पार्टी को वोट देनी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने लोगों का काम किया है। बहुत शुक्रिया कि आप आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर आप यहाँ आए हैं, और आपने ये जाना कि आम आदमी पार्टी की आज हिंदुस्तान में, खासकर J&K में एकमात्र विकल्प रह गया है। क्योंकि आप भी सभी कुछ देख रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे जो नेता हैं सर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं खजूरिया साहब और परमवीर सर ने, इन्होंने सारा मेन चीज़ें बता दी हैं। बस मैं इतनी बात बोलूँगा कि हमारा जो संविधान है, जो हमारे फोर फादर्स हैं जिन्होंने ये संविधान बनाया, और आपको
मतलब हैरानगी होगी, इसको 2 साल से ज़्यादा वक्त लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे संविधान को बनने में। और हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया, इन्होंने बड़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के संविधान देखे और उनमें से अच्छी चीज़ें उठाई और हमारे इस सुनहरे हिंदुस्तान का संविधान बनाया। आज भी अगर संविधान 1 महीने के लिए भी लागू हो जाए ना, तो हमारा देश अमेरिका को टक्कर देगा, सिर्फ 1 महीने के लिए लागू हो जाए। और आपने देखा किस तरह खासकर इस प्रेजेंट बीजेपी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे धज्जियाँ ये उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब महामारी, अभी कोविड महामारी का दौर चल रहा है, ठीक है, सरकार एक फादर का रोल अदा करती है, एक बाप का रोल अदा करती है। हम जितने भी नागरिक हैं एक तरह की संतान है, और सरकार का फ़र्ज़ बनता है जब इस तरह की कोई घटना हो, महामारी हो, तो अपनी संतान का ख्याल रखा जाए। लेकिन ख्याल क्या रखा जा रहा है? आपने देखा पीपी किट्स के घोटाले हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स यूपी बिहार दशा देख लो, लोग उनको एडमिट नहीं किया जा रहा, वीडियोस वायरल हैं, उन लोग मर रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं उनकी हो पा रही। ठीक है, इन्होंने कितने घोटाले किए। इनके पास एमपीज एमएलएस खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन वेंटिलेटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो ये हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। क्या हमने तभी इनको जिताया था, सरकार लाई थी? जैसे खजूरिया साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि महाभारत का आखिरी सीन, आखिरी एपिसोड जिसमें भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को प्रवचन देते हैं, वो समझाते हैं कि राजधर्म क्या है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। तो खजूरिया साहब ने बताया कि जो सरकार बोले, जो राजा बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पुराने राजा की गलती है, वो सबसे निकम्मी सरकार होती है हिस्ट्री की। इसका ये मतलब है कीचड़ वहीं का वहीं एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। सरकार वही है जो कीचड़ साफ करे हमारे हिंदुस्तान से। हमने अपना हिंदुस्तान नंबर 1 बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन, हमारा हिंदुस्तान 3 साइड से समंदर से घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन बड़ी अच्छी है। बड़ी ज़्यादा कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड हैं, जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, बट हमारे हिंदुस्तान की इतनी प्यारी जोग्राफिकल लोकेशन है, इतने रिसोर्सेज हैं कि हम बड़ी आगे जा सकते हैं। पर शर्तें ईमानदार सरकार होनी चाहिए। जो हमारे दिल्ली में केजरीवाल साहब ने ये करके बताया, और उन्होंने बता दिया कि जितने भी नेता हैं, पुराने रहे हैं या हैं, वो सब निकम्मे हैं, विल पावर की उनमें कमी है। जो एकमात्र जो हिंदुस्तान को आगे ले जा सकती है सरकार प्रगति की राह पर, डेवलपमेंट की राह पर, वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। और वही मॉडल हम J&K के साथ पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।